हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन बीच में छोड़ दिया था, मतलब स्टार्ट नहीं किया था। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स तक अपना कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो देखो, प्रिवेंशन क्या होता है एग्जैक्टली। प्रिवेंशन है कोई भी डिजीज से खुद को प्रिवेंट करना। वेरियस मेजर्स जो हम लेते हैं खुद को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो होते हैं प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन के 4 लेवल्स आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी आते हैं, या फिर इनमें से कोई एक लेवल को उठा के उस पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो 4 लेवल्स होते हैं: प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब देखो होता क्या है एग्जैक्टली इनमें, हमने टेबल के फॉर्म में समराइज किया है। प्राइमोर्डियल और प्राइमरी, इन दोनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन मतलब ये है कि रिस्क फैक्टर आया ही नहीं, हम उससे पहले ही प्रिवेंशन करने लग गए। और प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब है कि रिस्क फैक्टर आ गया और अब हम प्रिवेंट कर रहे हैं, डिजीज़ अभी भी नहीं हुई है। ठीक है, जैसे कि आप समझो, जब हम छोटे होते हैं तब से ही हमारे मम्मी पापा हमें बोलने लग जाते हैं कि बाहर का मत खाओ, बाहर का मत खाओ। जबकि ये ऑब्वियस सी चीज़ है, अपने पास ना उस टाइम पे पैसे होते हैं ना रिसोर्सेज होते हैं कि हम बाहर से खा पाएँ बिना उनकी परमिशन के। तो अपने पास रिस्क फैक्टर है ही नहीं, अपने पास कोई चॉइस ही नहीं है कि हम बाहर से खा पाए। फिर भी हमें बोला जाता है कि बाहर से मत खाओ। हमें बोला जाता है एक प्रॉपर वेट मेंटेन रखो। वेट प्रॉपर होता है अपना, कोई ओबेज के चांसेस नहीं होते हैं, फिर भी बोला जाता है कि वेट को प्रॉपर रखो। मतलब रिस्क फैक्टर नहीं है तभी हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। हम एकदम स्लिम ट्रिम है लेकिन हम वैसा ही रहना चाह रहे हैं, क्योंकि कल को ओबेज हो जाएंगे तो रिस्क फैक्टर आ जाएगा, फिर उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, उसकी वजह से वेरियस डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, आप ओबेज हो गए हो, अब आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है लेकिन हुई नहीं है, डिजीज़ नहीं हुई है लेकिन रिस्क फैक्टर आ गया है और अब आप प्रिवेंशन कर रहे हो, तो वो हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी होता है, रिस्क फैक्टर भी है, डिजीज़ भी है, और अब आप प्रिवेंशन कर रहे हो ताकि आपको वो डिजीज़ डिसेबिलिटी में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, और टर्शरी प्रिवेंशन में डिसेबिलिटी भी आ जाती है। अब आप क्या कर रहे हो कि जो डिसेबिलिटी आ गई उसे लिमिट कर रहे हो, मतलब जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए और ज़्यादा ना बढ़े, या फिर हम थोड़ा बहुत अगर ठीक कर सकते हैं तो हम रिहेबिलिटेशन करें। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है जो आपको याद रखने हैं। मोड्स ऑफ इंटरवेंशन हर लेवल के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे हमने प्राइमोर्डियल पढ़ा कि हम बच्चों को बोलते हैं कि अपना प्रॉपर वेट मेंटेन रखो, बाहर का मत खाओ। तो ये क्या है, एजुकेशन है। ये हम इंडिविजुअल लेवल पे भी देते हैं और मास लेवल पे भी देते हैं, तो इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, रिस्क फैक्टर आ गए, डिजीज़ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे किस किस में डिजीज़ है किस किस में नहीं है, राइट। मतलब जैसे कि आप देखो कि ओबेसिटी, हम रिस्क फैक्टर देख रहे हैं कि एक इंसान ओबेस है लेकिन उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं है, तो हम ओबेसिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करेंगे, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, डिसेबिलिटी नहीं है, रिस्क फैक्टर भी है, डिजीज़ भी है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, डिजीज़ आ गई है तो डिजीज़ को जल्दी से जल्दी डायग्नोज करो, तभी उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो पाएगा, और ट्रीटमेंट दो। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या हो गया, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। अब हम देखेंगे इनके मोड्स ऑफ इंटरवेंशन को थोड़ा डिटेल में, एक बार इन सब के डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो प्राइमोर्डियल क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। प्राइमरी प्रिवेंशन ही है ये इन इट्स प्योरेस्ट सेंस, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होते हैं क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए। एग्जाम्पल जैसे चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंशन थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन ऑन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफस्टाइल, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन एट्सेट्रा, ये हमने पढ़ लिया। अब है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, डिजीज़ आई नहीं है अभी तक, ठीक है, एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज़ विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज़ विल अकर। डिजीज़ को होने ही नहीं देना है, हम उसके पॉसिबिलिटी को ही हटा देंगे। डेफिनेशन से याद रखनी है। तो इसमें हम जो इंटरवेंशन करेंगे वो प्री पैथोजेनेसिस फेज में करेंगे। आगे हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे प्री पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस फेज। पर प्री पैथोजेनेसिस क्या होता है कि अभी तक पैथोजन ने अटैक नहीं किया है लेकिन पैथोजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वही बात है, रिस्क फैक्टर है लेकिन डिजीज़ नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन।
तो अब इन इंटरवेंशंस को पढ़ेंगे हम। अगर मोड्स ऑफ इंटरवेंशन आपके क्वेश्चन आता है तो इन सबको ही आपको एक्सप्लेन करना है। वो जो टेबल में लास्ट पॉइंट है वो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है। तो पहला है हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन हम कैसे कर सकते हैं? हेल्थ एजुकेशन के थ्रू लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करेंगे। तो किसके थ्रू, कौन करेगा ये काम? तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कम्युनिटी लीडर्स जिनके लोग सुनते हैं, और डिसीजन मेकर्स। ठीक है, जैसे कि मैरिज काउंसलिंग, कैंसर एजुकेशन। मैरिज काउंसलिंग मतलब जैसे कई चीज़ होती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस आप सबने पढ़ा होगा कि RH नेगेटिव अगर मदर है और RH पॉजिटिव फादर है तो बेबी में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें हम पहले ही उन्हें काउंसिल करेंगे कि आप एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो आपको ये ध्यान रखने हैं, आपको इंजेक्शंस लेने हैं एक्सेट्रा। कैंसर एजुकेशन हम पहले बताएंगे कौन कौन सी चीज़ों से कैंसर होता है, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, ये सब। फिर दूसरा है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, कि हम पानी को साफ करवाएंगे, सैनिटरी लेट्रिन्स बनवाएंगे, इंसेक्टिसाइडल स्प्रे, रोडेंट्स कंट्रोल, इम्प्रूवमेंट ऑफ हाउसिंग एक्सेट्रा। न्यूट्रिशनल फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है, जिस मिनरल में जिस विटामिन में कम है वो उसमें बढ़ाया जाता है। न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेशन दी जाती है लोगों को। चाइल्ड फीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, हाई फाइबर डाइट, डाइटरी सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ये सब न्यूट्रिशनल है। और लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस की टोबैको पे कंट्रोल रखो, एक्सरसाइज प्रमोशन करेंगे, ये सब। तो ये हेल्थ प्रमोशन हो गया जो मास लेवल पे किया जाता है 4 चीज़ों के थ्रू: हेल्थ एजुकेशन, एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल और लाइफस्टाइल। अब दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किया जाता है 2 हिसाब से, एक होती है पॉपुलेशन स्ट्रेटजी, एक होती है हाई रिस्क स्ट्रेटजी। पॉपुलेशन स्ट्रेटजी क्या है कि हम पूरे पॉपुलेशन को एक साथ प्रोटेक्ट कर देंगे, जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, ठीक है, और कीमो प्रोफाइलेक्सिस हो गया, ये सब। और हाई रिस्क स्ट्रेटजी क्या होती है? जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिनमें होने के चांसेस ज़्यादा है एक डिजीज़ को, हम उन्हें प्रिवेंट करेंगे, जैसे कि ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। तो जैसे कुछ लोग हैं मजदूर, उनको ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम उन्हें उसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन सिर्फ हाई रिस्क लोगों के लिए। और मास स्ट्रेटजी में सबके लिए। अब देखो 2 टाइप की स्क्रीनिंग होती है, प्रोस्पेक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो हम डिजीज़ कंट्रोल के लिए कर रहे हैं, और प्रिस्क्रिप्टिव मतलब जो हम केस डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मानो आप कोविड में कोई भी आता था, उसकी पहले स्क्रीनिंग की जाती थी कि आपको कोविड है कि नहीं, दूसरी कंट्री से या फिर दूसरे स्टेट से। तो वो होती है प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग, कि डिजीज़ आगे फैले ना, हमें उसे कंट्रोल करना है। और प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग होती है केस डिटेक्शन के लिए, कि किसी को कुछ हो गया है, फिर हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ है, फिर हम उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि आपको सच में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं इनके। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये पॉपुलेशन स्ट्रेटजी हो गई, रेडिएशन प्रोटेक्शन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल, फूड सेफ्टी, ड्रग सेफ्टी, एलर्जन अवॉइडेंस, कार्सिनोजन, एक्सीडेंट, ये सब, ठीक है। तो ये 2 हो गए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी प्रिवेंशन के मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। इसके बाद में सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो देखो, प्राइमरी हमने किया था प्री पैथोजेनेसिस फेज में, और सेकेंडरी हम करते हैं अर्ली पैथोजेनेसिस फेज में। अर्ली पैथोजेनेसिस वो होता है जहाँ पे सिम्टम्स नहीं आते लेकिन डिजीज़ आ जाती है, ठीक है। तो इसमें अपना टारगेट क्या है? डिजीज़ को बीच में ही रोक देना, ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, डिसेबिलिटी ना हो। तो हार्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव और लेस इफेक्टिव होती है प्राइमरी प्रिवेंशन से, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बीमार आपके पास आया, आपको उस दवाइयाँ देनी है, उसके डायग्नोस्टिक को वेरियस मेथड्स होते हैं वो परफॉर्म करने हैं, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा और इफेक्टिव भी कम है, क्योंकि डिजीज़ आ चुकी है। तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। टारगेट ग्रुप इसमें पेशेंट्स होते हैं। अर्ली डायग्नोसिस देखा हमने, प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग ये रहा, पेप स्मीयर जैसे कैंसर के लिए किया जाता है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, बीपी मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं और भी डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट दोनों कर सकते हैं हम उसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन में। अगला है ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट था। तो ट्रीटमेंट में जैसे डॉट्स, MDT ये सब बनाया गया। मास ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। मास ट्रीटमेंट कब दिया जाएगा? जब एक क्लिनिकल केस एक्टिव डिजीज़ का 5 लेटेंट केस बना सकता है कम्युनिटी में, तब हम मानेंगे कि हाँ ये एक पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो गई, तो हम पॉपुलेशन ट्रीटमेंट देंगे, मास ट्रीटमेंट देंगे, जैसे कि पिंटा, ट्रैकोमा, फाइलेरिया वगैरह के लिए दिया जाता है। एग्जाम्पल्स के सेकेंडरी प्रिवेंशन के: नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फॉर STI और हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़, ठीक है। कि हेल्थ प्रोग्राम बनाए गए हैं, किस लिए बनाए जाते हैं वो? जैसे हेल्थ प्रोग्राम्स में क्या होता है
कई कई में हम रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करते हैं, कई कई में हम डायबिटीज़ का चेकअप करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को। तो उसका मतलब यही है कि हम अर्ली डायग्नोस कर पाएँ और उसको ट्रीटमेंट दे पाएँ। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फॉर STI, इसका भी यही सेंस है कि STI अगर हमें पता चल रहा है कि इस कम्युनिटी में फैल रहा है तो हम पहले ही सबको डायग्नोस कर लें ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े। और डायबिटीज़। फिर है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन क्या होता है? डिसेबिलिटी हो गई है, अब हमें हैंडीकैप नहीं बनने देना उसे, ठीक है। तो लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी ये लेट पैथोजेनेसिस फेज में किया जाता है, जब सिम्टम्स वगैरह सब कुछ आने लग जाता है। तो इसके लिए 2 चीज़ें थी, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन में हम क्या करते हैं, डिजीज़ को इम्पेयरमेंट से हैंडीकैप में नहीं जाने देते। अब ये क्या होता है, देखो ये डीट याद रख लेना आप, डीट ऐसा करके कि डिजीज़ फिर इम्पेयरमेंट फिर डिसेबिलिटी फिर हैंडीकैप, याद, ठीक है। डिजीज़ क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट था उसकी डिजीज़, उसमें उसका पैर चला गया, लॉस ऑफ फुट था, इम्पेयरमेंट, अब पैर चला गया इस वजह से वो चल नहीं पा रहा, तो ये हो गई उसकी डिसेबिलिटी। और चल नहीं पा रहा है इस वजह से उसे जॉब नहीं मिल रही, वो अनएम्प्लॉयड है, ये हो गया हैंडीकैप, ठीक है। तो डिजीज़ क्या होती है, कोई भी इंसिडेंस या अकरेंस जो कि एबनॉर्मल है। फिर इम्पेयरमेंट क्या होता है, लॉस ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि लॉस ऑफ फुट। डिसेबिलिटी क्या है, जो रेगुलर एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा अगर, तो वो डिसेबल्ड है, जैसे ये चल नहीं पा रहा। और हैंडीकैप उसका सोसाइटी में जो रोल है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये चारों चीज़ें होती है। तो हमें क्या करना है, इम्पेयरमेंट तो हो गया है, अब हमें उसे हैंडीकैप तक नहीं जाना, बीच में इस साइकिल को रोक देना है। ये होता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। जैसे कि स्पेक्टेकल्स लगाए जाते हैं रिफ्रैक्टरी एरर के लिए। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। अब ये मानो कि किसी की आँख खराब है, उसने चश्मा लगाया, उसे अच्छा दिख रहा है, अब आप कह दोगे कि सेकेंडरी प्रिवेंशन भी तो हो सकता है, आपने ट्रीटमेंट ही तो किया है। लेकिन नहीं, आप जब उसका चश्मा हटा दोगे तो उसे नहीं दिखेगा फिर से, तो ट्रीटमेंट तो आप नहीं कर पाए हो, आपने बस उसकी डिसेबिलिटी को लिमिट कर दिया है, आगे नहीं बढ़ने दिया है, और उसे एक रिहेबिलिटेशन दे दी है कि वो देख पा रहा है। रिहेबिलिटेशन हालांकि ये नहीं होती है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन है। फिर फिजियोथेरेपी दी जाती है पोलियोमाइलिटिस में, ये भी है कि आपने उसे वहाँ पे रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, लिमिट कर दिया उसे। रेस्टिंग लिम्ब इन न्यूट्रल पोजीशन इन पोलियो, कि न्यूट्रल पोजीशन में अगर लिम्ब को आप रखोगे, मतलब रिलैक्स पोजीशन में, तो ज़्यादा नहीं फैलेगा वो, तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन। फिर रिहेबिलिटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Combined and coordinated use of medical, social, educational and vocational measures for training and retraining of individual to the highest possible level of functional ability. क्या है ये, इसे तोड़ो, कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़, एक साथ सबको कोऑर्डिनेट करके यूज़ करेंगे, कौन कौन से को, मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स, ठीक है। मेडिकल मेजर्स को भी, सोशल को भी, एजुकेशनल को भी, वोकेशनल को भी। वोकेशनल क्या होता है, लाइवलीहुड कमाना। फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल को या तो ट्रेनिंग देना या फिर अगर वो चीज़ें भूल गए हैं तो रीट्रेनिंग देना, टू द हाइस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी, जहाँ तक वो जा सकता है वहाँ तक उसे पहुँचाना, उस फंक्शनल एबिलिटी तक। डेफिनेशन याद रखनी है, ये 4 मेजर्स है, तो 4 टाइप के ही रिहेबिलिटेशन होता है। मेडिकल रिहेबिलिटेशन जिसमें हम दवाई देते हैं, सोशल रिहेबिलिटेशन जिसमें हम उसे सोसाइटी के साथ इंडल्ज करते हैं ताकि वो अपने सोशल इंटरेक्शंस बना पाए, एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन, उसे एजुकेशन दी जाती है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में सिखाया जाता है। इसके अलावा एक होता है साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, की कई कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। एक ये भी हो जाता है किसी का पैर चला गया तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप में कम हो जाता है, तो हम उसे साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिहेबिलिटेशन का ब्लाइंड के लिए स्कूल, अब इससे ये नहीं है कि अंधा देखने लग जाएगा, पर हाँ वो चीज़ें समझने लग जाएगा, तो ये एक रिहेबिलिटेशन मेजर हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का मतलब क्या है, हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, डिजीज़ कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रही है ये सब देखना। It signifies the way in which a disease evolves over time from its earliest stage to its pre-pathogenesis phase to termination, कि रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। अब नेचुरल वर्ड को ध्यान में रखो, नेचुरल का मतलब है कि नेचुरली हो रहा है, मतलब हमने कोई ट्रीटमेंट कोई प्रिवेंशन नहीं दिया है, ठीक है। तो डिजीज़ का अपने अर्लीस्ट स्टेज से टर्मिनेशन तक इवॉल्वमेंट को देखना कि वो अपने आप सही हो रही है
या फिर अपने आप वो किसी को मार रही है या फिर कोई डिसेबिलिटी में रिजल्ट कर रही है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ठीक है, और ख़ास चीज़ क्या है इसमें, इन एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। वो नेचुरली क्या करेगी, कोई भी बीमारी अगर हो गई है, कोविड हो गया तो इंसान मरेगा। हमने अभी रिसेंटली कोविड की ही नेचुरल हिस्ट्री स्टडी की है। और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं कि ये हुई तो डिसेबिलिटी होगी लास्ट में, ये हुआ तो वो अपने आप जुकाम है, नेचुरल ही है कि वो सही ही हो गया, आप ट्रीटमेंट दो या मत दो। ठीक है, अब ये किससे स्टडी करते हैं हम, कोहॉर्ट स्टडी या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या एपिडेमियोलॉजी में पढ़ेंगे हम। होता क्या है कोहॉर्ट में, वैसे देखो एक पॉपुलेशन ग्रुप लेते हैं हम, ठीक है, एकदम नॉर्मल, उसमें कुछ लोगों को एक्सपोजर देते हैं, जैसे कुछ को हमने अल्कोहल दे दिया, कुछ को नहीं दिया। अब कोई एजेंट देते हैं डिजीज़ जो करता है, अब हम देखेंगे कि अल्कोहल देने वालों में से कितनों को डिजीज़ हुई, कितनों को नहीं हुई, और जिनको अल्कोहल नहीं दिया उसमें से कितनों को डिजीज़ हुई और किसको नहीं हुई। तो ये एक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ स्टडी करने का पैरामीटर है। ठीक है, तो ये बेस्ट है, ये भी याद रखना है। 2 फेजेस होते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में, एक प्री पैथोजेनेसिस, एक पैथोजेनेसिस। प्री पैथोजेनेसिस मतलब जो एनवायरनमेंट में चल रहा है, और पैथोजेनेसिस जो मैन में चल रहा है। ठीक है, देखो अब कैसे। प्री पैथोजेनेसिस प्रिलिमिनरी टू ऑनसेट ऑफ डिजीज़ इन मैन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मैन एक्सपोज टू रिस्क ऑफ डिजीज़। जैसे मैं प्रेजेंट हूँ अभी यहाँ पे एनवायरनमेंट में, और मेरे एनवायरनमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया भी है, लेकिन मुझे न्यूमोनिया नहीं हुआ है, तो ये उसका प्री पैथोजेनेसिस फेज है, जब वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो हम सब, वी आर ऑल इन प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ मैनी डिजीज, बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, फिर आता है पैथोजेनेसिस फेज, जब डिजीज एजेंट होस्ट में एंट्री कर चुका है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, अर्ली और लेट। अर्ली में प्री सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स नहीं आते, लेट में सिम्टम्स आ जाते हैं। तो होस्ट इस टाइम पे क्लिनिकल केस, सब क्लिनिकल केस या फिर कैरियर बन के रह सकते हैं। अब ये देखो, ये है जैसे कि प्री पैथोजेनेसिस है, तो एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट प्रेजेंट है सब कुछ, लेकिन इनका बैलेंस है एक प्रॉपर, जिसकी वजह से डिजीज़ अभी तक नहीं हुई है। बाद में क्या होगा, ये कुछ भी हुआ, कोई स्टिमुलस मिला जिसकी वजह से एजेंट पहुंच गया ह्यूमन होस्ट में। अब उसका होस्ट के साथ इंटरेक्शन होगा, होस्ट रिएक्शंस आएंगी, फिर वो अर्ली पैथोजेनेसिस फेज में जाएगा, एडवांस डिजीज़। ठीक है, आपको यही याद रखने हैं 4-5 पॉइंट बीच बीच से। अब होता क्या है, अर्ली पैथोजेनेसिस, एडवांस डिजीज़, होस्ट रिएक्शन। होस्ट रिएक्शन अब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये देखो कि साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसके बाद इलनेस हो सकती है। इलनेस या तो डिसेबिलिटी में चली जाएगी या फिर वो रिकवर हो जाएगी। फिर अगर डिसेबिलिटी में गई तो डिफेक्ट, क्रॉनिक स्टेट रह सकता है उसका, या फिर डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये है कि डिजीज़ का मैन में क्या कोर्स रहता है, पैथोजेनेसिस का मतलब, और प्री मतलब इन्वायरमेंट में क्या रहता है। अब हम करते क्या है, इन्वायरमेंट में हम प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं कि रिस्क फैक्टर आ गया, एजेंट एनवायरमेंट में प्रेजेंट है लेकिन डिजीज़ नहीं हुई है। यहाँ पे अर्ली पैथोजेनेसिस फेज में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन, और एडवांस डिजीज़ मतलब लेट पैथोजेनेसिस में टर्शरी प्रिवेंशन। ये इनके मोड ऑफ इंटरवेंशन है, प्राइमरी के हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, सेकेंडरी का अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और टर्शरी का डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। अब नेक्स्ट हम छोटे छोटे टॉपिक देखेंगे। सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस क्या होता है, मान लो कि मेरे यहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं, तो मैं 10 लोगों पे कोई भी डिजीज़ को स्टडी करूँगी, फिर उसे मल्टीप्लाई कर दूँगी 100 से, कि 10 में ऐसा हो रहा है तो 1000 में इसका 100 गुना ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो स्टडी ऑफ डिजीज रेट इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन टू एस्टिमेट ट्रेंड्स इन लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, मिसिंग केसेस, जैसे हो सकता है कि मैंने 10-10 के ग्रुप में अगर स्टडी किया तो कुछ केसेस मिसिंग रह गए, मुझे जुकाम का केस एक मिल गया, दूसरे में नहीं मिला, उसको कल हो गई, लेकिन मैंने तो आज ही ले लिया, तो वो मिसिंग केस रह गया। लेकिन अगर हमने एवरेज उनका स्मॉलर पॉपुलेशन में लेके उसके ट्रेंड को मान लिया कि ऐसा लार्जर में होगा, तो हम मिसिंग केसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सप्लीमेंट्स नोटिफाइड केसेस। डिजीज़ प्रिवेलेंस का हमें पता चल जाता है कि पहले कितनी थी, मतलब टोटल डिजीज़ का हमें पता चल जाता है। ये आपको याद रखना कि डिजीज़ प्रिवेलेंस बताते हैं, और ट्रू मॉर्बिडिटी पता चलती है कि सच में कितनी दिक्कतें हैं। अब सेंटिनल साइट्स क्या होती है, मतलब कहाँ से सेंटिनल सर्विलियंस को स्टडी किया जाता है, तो नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स। जैसे मान लो अभी मैं रह रही हूँ, कोई एक मुंबई में रह रही हूँ सपोज मैं, तो मुंबई के कितने, कौन से एरिया के, जैसे धारावी बहुत ज़्यादा चल रहा था कोविड में, तो धारावी के कितने लोग आए हैं, तो हम उससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि टोटल धारावी में क्या चल रहा होगा, डिजीज़ का क्या फ्रिक्वेंसी होगी। मतलब अगर मेरे पास एक फैमिली में से 2 बीमार आ गए, तो
मैं कर सकती हूँ कि हाँ ऑलमोस्ट हर फैमिली से दो दो बीमार है, तो कितनी फैमिलीज उसमें रह रही हैं इंटू 2। ठीक है, तो नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स हमें डेटा दे सकता है वेरियस डिजीज़ पे और उसकी कॉजेटिव एजेंट पे, जिस पे हमने स्टडी की है। और हेल्थ प्रैक्टिशनर्स मतलब हॉस्पिटल्स या फिर जो प्राइवेट हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं वो, तो ये हैं इसके सेंटिनल साइट्स। एडवांटेज क्या होता है, एक तो रिपोर्टिंग बायस कम रहता है, मतलब कि लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया इसलिए हमें केसेस पता नहीं चले, ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान जिसको डिजीज़ हुई है वो आके रिपोर्ट करे ही। ठीक है, हम एक एस्टिमेट अगर लेके चलेंगे कि हाँ इसने रिपोर्ट कर दिया है और ये यहाँ पे रह रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, तो वो बेटर रहेगा। और फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइडर्स इज सिंप्लीफाइड। ठीक है, यूजेस इसके क्या होते हैं, हाई क्वालिटी डेटा मिल जाता है किसी डिजीज़ के बारे में, और ये डेटा ट्रेंड्स, आउटब्रेक्स और बर्डन ऑफ डिजीज़ इन कम्युनिटी के बारे में जानने में काम आता है। जैसे कि HIV नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि हर जगह जा जाके टेस्ट किया जाता है। ANC क्लिनिक्स जो एंटीनेटल क्लिनिक होते हैं, मदर आती है विजिट के लिए एंटीनेटल केयर के लिए, और STD क्लिनिक्स, इनसे हम एस्टिमेट निकाल लेते हैं कि इतना है तो पॉपुलेशन में इतना चल रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ, इस पर भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो कम्युनिटी हेल्थ होती है साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़। कम्युनिटी हेल्थ मतलब कम्युनिटी में हमें हेल्थ मेंटेन करके रखनी है, तो डिजीज़ प्रिवेंट करनी है, लाइफ प्रोलॉन्ग करनी है और हेल्थ प्रमोट करनी है थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स, मतलब पूरी कम्युनिटी एफर्ट डालेगी। ठीक है, इसे हम पब्लिक हेल्थ भी बोला जाता है कुछ कंट्रीज़ में, मतलब अभी कम्युनिटी हेल्थ रिप्लेस होने लग गई है पब्लिक हेल्थ से बहुत सारी जगह। डेफिनेशन आपको इसकी ये याद रखनी है, all the personal health and environmental services in any human community irrespective of whether such services are public or private ones। पर्सनल हेल्थ और इन्वायरमेंटल सर्विसेज क्या क्या दी जा रही है कम्युनिटी में, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, जैसे कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन्होंने हेल्थ सर्विसेज दे दी। कुछ लोग होते हैं जो कि जैसे ये गणपति विसर्जन ये सब होते हैं, तो इंस्टा पे बहुत ज़्यादा चल रहा था आजकल रील्स में कि लोग समुद्र के तट से सफाई कर रहे हैं, तो वो हो गया प्राइवेट सर्विस, है ना, लोग खुद से दे रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंटल सर्विस दे रहे हैं, तो ये होगी कम्युनिटी हेल्थ। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हेल्थ एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंट सैनिटेशन, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आप खुद का ही हाइजीन मेंटेन रख के भी कम्युनिटी हेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्योंकि आपने ये तो किया, ये डिजीज़ प्रिवेंट की है, आपने लाइफ को प्रोलॉन्ग किया है और हेल्थ को प्रमोट किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। ये PDF आपको मैं सेंड कर दूँगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा रिवीजन के लिए ये बहुत सही है।